नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज हम बात करते हैं BSc नर्सिंग 4th ईयर के सब्जेक्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की यूनिट 7 के बारे में, जो कि है nursing as a profession. So what is nursing? Nursing is a unique function of the nurse is that assists the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health. Health में जो भी activities contribute की जाती हैं individual की, चाहे वो individual sick है या individual well है, तो उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं नर्सेस के द्वारा, उसको हम नर्सिंग कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं सेफ्टी, क्योंकि नर्स जो है अपने पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सेफ्टी प्रोवाइड करना एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है नर्सिंग का। नेक्स्ट इज़ थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस के ही थ्रू जो है नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट की केयर कर सकती हैं। देन कंफर्ट, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, गुड वर्कमैनशिप एंड इंडिविजुअलिटी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग। तो जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, तो ये सारे ही जो पॉइंट्स है, सेफ्टी एंड कंफर्ट, थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड वर्कमैनशिप, ये सारे ही पॉइंट्स जो है बेसिक प्रिंसिपल्स है नर्सिंग के। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ ए नर्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट रोल्स दिए हुए हैं नर्सेस के, जैसे कि केयर प्रोवाइडर, एजुकेटर, एडवोकेट, मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडर एंड रिसर्चर। केयर प्रोवाइडर हम सब जानते हैं कि नर्स का मेन और फॉरमोस्ट काम होता है केयर प्रोवाइड करना अपने पेशेंट को। तो एज अ केयर प्रोवाइडर नर्स जो है वो वर्क करती है। एजुकेटर की तरह भी नर्स जो है वो वर्क करती है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन देना भी नर्स का ही काम होता है। तो अपने पेशेंट को या पेशेंट के साथ जो भी रिलेटिव्स आते हैं या दूसरे लोगों को या जनरल पॉपुलेशन को भी एजुकेट करने का काम नर्स का काम होता है। एडवोकेट, अपने पेशेंट की एडवोकेसी करना, ये भी नर्स का काम होता है। मैनेजर, सारी चीज़ों को मैनेज करना, वार्ड मैनेजमेंट करना या केस मैनेजमेंट करना या और भी चीज़ों को मैनेज करना, ये भी नर्सेस के रोल में आता है। कोलैबोरेटर, क्योंकि नर्स यहाँ पे जो है वो सभी के साथ कोलैबोरेशन में होती है, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों या डॉक्टर्स हों या अदर नर्सेज हो या पेशेंट हो या पेशेंट के रिलेटिव या जो भी लोग हों, उन सब के साथ जो नर्स है एज अ कोलैबोरेटर काम करती है। लीडर, अपने ग्रुप की लीडर होती है। कोई भी नर्स जो है वो एज अ सुपरवाइज़र या एज अ लीडर भी काम करती है। जब उसके अंडर में और दूसरी नर्सेज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उनको सिखाने का काम, उनको गाइड करने का काम एज अ लीडर नर्स यहाँ पे रोल प्ले करती है। रिसर्चर, डिफरेंट रिसर्चेस होती रहती है नर्सिंग फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे जो नर्स है वो रिसर्च का भी काम करती है, रिसर्चिंग में हेल्प करती है। क्वालिटीज़ ऑफ कंपैशनेट नर्स। अब यहाँ पे हम कुछ क्वालिटीज़ देखेंगे नर्स की, जैसे कि फर्स्ट है कैरेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, नर्स को कैरेक्टर का अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट के साथ अच्छे से डील कर सके। अगर नर्स का कैरेक्टर अच्छा होगा तो वो अपने पेशेंट के साथ अच्छे से डील कर सके। कनेक्टिंग टू एंड नोइंग पेशेंट, पेशेंट को जानना, पेशेंट से कनेक्ट होना, ये भी क्वालिटी में आता है, क्योंकि जितना कोई नर्स अपने पेशेंट को जानेगी उतना ही वो उसके साथ जुड़ पाएगी, उसके साथ कनेक्ट हो पाएगी। अवेयरनेस ऑफ नीड्स एंड सफरिंग, पेशेंट की नीड्स को जानना, पेशेंट की सफरिंग को जानना, उसके बारे में अवेयर होना, ये भी नर्स की क्वालिटीज़ में आता है। जितना नर्स अपने पेशेंट की प्रॉब्लम्स को जानेगी या नीड्स को जानेगी, अवेयर होगी उससे रिलेटेड, उतना ही वो पेशेंट की हेल्प कर पाएगी क्योर होने में। देन एम्पैथी, यानी कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को समझना, मतलब उसको फील करना। एम्पैथी का मतलब होता है कि जब जैसा पेशेंट फील कर रहा है वैसा ही आप अगर एज अ नर्स आप फील कर पा रहे हो उसकी प्रॉब्लम को, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। और जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, उस चीज़ को फील नहीं करोगे, उतने तरीके से फिर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो एम्पैथी होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलता है कि आप कितना पेशेंट के साथ अच्छे से डील कर सकते हो या पेशेंट की केयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। पेशेंट जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, उतना ही IPR डेवलप होगा। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। जो भी एक नर्सिस का जेस्चर और पोस्चर होता है, उसके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता चलता है कि नर्स जो है कितना ज़्यादा अपने काम को लेके सीरियस है और कितना ज़्यादा अपने काम को लेके एक्टिव है।
इन्वॉल्विंग पेशेंट, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें पेशेंट को इन्वॉल्व करना ज़रूरत है, जैसे कि कंसेंट को लेके, अगर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहा है या नहीं कराना चाहता, या वो किसी पर्टिकुलर नर्स के बारे में क्या सोचता है या ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या सोचता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हर मैटर में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ मैटर्स में पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाना है। स्पेशली जब पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात आती है तो पेशेंट का कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो हमेशा पेशेंट का कंसेंट लेने के लिए पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। हैविंग टाइम फॉर पेशेंट्स, पेशेंट के लिए टाइम होना चाहिए नर्सेज का, क्योंकि नर्स जो है वो पेशेंट की सबसे ज़्यादा क्लोज होती है जब जिस टाइम वो केयर कर रही होती है। तो एक जो पेशेंट होता है उसका ट्रस्ट होता है अपनी नर्स के ऊपर कि वो अपनी सारी बातों को खुल के कह सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है। तो ऐसे में नर्स के पास अपने पेशेंट को सुनने के लिए टाइम होना चाहिए या टाइम देना चाहिए। स्मॉल एक्ट, छोटे छोटे एक्ट करके पेशेंट का दिल जीता जा सकता है या पेशेंट का ट्रस्ट जीता जा सकता है, क्योंकि जैसे आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का केयर के टाइम पे ध्यान रख रहे हैं, तो उस टाइम पे इन स्मॉल एक्ट्स के द्वारा आप पेशेंट का ट्रस्ट जो है वो जीत सकते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है एक नर्स के लिए, क्योंकि फील्ड ही ऐसा है, नर्सिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इमोशनली वीकनेस जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, और ऐसे में आपके काम पे इस चीज़ का असर आ सकता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो एज अ नर्स, तो आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। आपको आपकी स्किल्स के बारे में, आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी आप प्रोसीजर्स कर रहे हो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि पेशेंट को केयर देते टाइम किसी भी टाइप की कोई गलती आपसे ना हो। अब हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की ना। कोड ऑफ एथिक्स ऐसी चीज़ है जो नर्सिंग प्रोफेशन में ही नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोफेशन में जो है फॉलो की जाती है। मतलब कोड ऑफ एथिक्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एथिक्स, कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिनको फॉलो करके आप किसी भी प्रोफेशन की कॉम्पिटेंसी को या डिग्निटी को मेंटेन रख सकते हो, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन पॉटर एंड पेरी के द्वारा दी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स के सेट होते हैं, सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो या इंजीनियरिंग प्रोफेशन या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको उन प्रिंसिपल्स को, उन एथिकल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना, उनको फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी होता है जब आप एक प्रोफेशन में काम करते हैं। दूसरी डेफिनेशन, कोड ऑफ एथिक्स इज अ गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि सिंपल भाषा में बता रखा है कि वो स्टैंडर्ड्स, वो परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस जो आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं, यानी कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह जो है वो काम करते हैं एक प्रोफेशन के अंदर। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं, जैसे कि शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स ऐसे एथिकल प्रिंसिपल हैं जो प्रोफेशन में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को फॉलो करने ज़रूरी होते हैं और सबको शेयर करने ज़रूरी होते हैं। रिफ्लेक्ट्स देयर मॉरल जजमेंट ओवर टाइम, ये आपके मॉरल को इवेलुएट करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि आप का मॉरल क्या है, आप एज अ पर्सन आपके क्या आदर्श हैं, तो उनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। साथ में सर्व्स एज स्टैंडर्ड फॉर देयर प्रोफेशनल एक्शन, आप जो भी प्रोफेशनल एक्ट करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड्स के साथ करते हैं, तो ये उसको भी सर्व करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि इस्टेब्लिश द रेलेवेंट क्लिनिकल फैक्ट ऑफ केस, ये नर्सिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो भी क्लिनिकल फैक्ट्स हैं केस से रिलेटेड उसको इकट्ठा करना, उसको जमा करना, जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना। तो ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल पे आता है कि जब भी आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो आपके पास उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है असेस द विशेस ऑफ द पेशेंट एंड दोज इम्पॉर्टेंट टू देम, पेशेंट की विशेस को, नॉट इलीगल विशेस, लेकिन हाँ जो विशेस ज़रूरी हैं, जो विशेस आप पूरी कर सकते हैं
उन विशेस को फुलफिल करना भी आपके एथिकल प्रिंसिपल्स में आता है। कंसिडर द लीगल पर्सपेक्टिव, जो भी लीगल पर्सपेक्टिव्स है, जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको कंसिडर करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केयर, ये भी एथिकल प्रिंसिपल्स में आता है। नेक्स्ट है कंसिडर द एथिकल पर्सपेक्टिव। वही सेम चीज़ है कि जो भी एथिकल पर्सपेक्टिव, एक लीगल पर्सपेक्टिव होता है, एक एथिकल पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है और दूसरा जो है वो लीगल लॉ, जो भी लॉ है नर्सिंग से रिलेटेड, जो भी कानून बनाएगा उस पर बेस्ड होता है। तो दोनों ही चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट है बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस नीडेड टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। फैसला लेते टाइम, डिसीजन लेते टाइम आपको अवेयर होना ज़रूरी है, चीज़ों को ध्यान में रखिए। यानी कि आप अगर पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट की केयर से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस वक्त में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ताकि वो उसकी केयर को या उसकी हेल्थ को किसी भी तरह से अफेक्ट ना करे। अब इसके कुछ पर्पसेस बता रखे हैं, लाइक स्टैंडर्ड्स फॉर द बिहेवियर ऑफ नर्स एंड प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर नर्सिंग एक्शन। आप जो भी एक्शन करते हैं ये नर्सिंग प्रोफेशन में रहते हुए, या जो भी आपका बिहेवियर एज अ नर्स, आपका जो भी बिहेवियर है उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। आप यानी कि आप अपने बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में गलत बिहेव करना नहीं सिखाया जाता। नर्सिंग प्रोफेशन में आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसे में आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। दूसरी चीज़ है हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एक नर्स को सही और गलत में फ़र्क करना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन लेते टाइम भी पेशेंट की केयर से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना, तो यहाँ पे भी आपको ये रूल फॉलो करना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इनेबल्स करेक्ट डिसीजन, वही सेम चीज़ आएगा, अगर आपको सही गलत का पता है तो आप डिसीजन जो है वो सही ले सकते हैं। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल के बहुत सारे राइट्स होते हैं, ऐसे ही पेशेंट्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं, इवन नर्सेस के भी अपने राइट्स होते हैं, तो उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये भी इसका पर्पस है। Uses of code of ethics, acknowledge the rightful place of individual in healthcare delivery system। किसी भी इंडिविजुअल के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्या सही जगह है, क्या सही स्थान है, या कहाँ पे उसे सही केयर मिल सकती है, उसके बारे में पता होना। कॉन्स्टिट्यूट टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। जो भी इंडिविजुअल है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल, उसकी हेल्थ के लिए, उसके वेलबींग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी केयर, ये सबको पता है कि क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाना ही एकमात्र नर्सिंग प्रोफेशन का मकसद होता है। आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशन इन प्रैक्टिस, रिसर्च एंड रिलेशनशिप, आप चाहे नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, रिसर्च है या रिलेशनशिप है, उसमें जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्म द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड अदर प्रोफेशनल्स अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नर्स। नर्स की खुद की क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो इसके बारे में इंडिविजुअल को, फैमिली को, या जो भी कम्युनिटी के लोग हैं या जो अदर प्रोफेशंस वाले, उनको भी अवेयर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस। तो फंक्शंस में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन। नॉर्मल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को भी स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। दूसरा है टू प्रोवाइड अ साइन ऑफ प्रोफेशंस कमिटमेंट टू पब्लिक इट्स सर्व। जो भी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं ये तो उनको पब्लिक में डालने से पहले या पब्लिक में जाने से पहले उन पे साइन करवाना। उसमें जैसे कि अपन कंसेंट फॉर्म भरवाते ना, तो कंसेंट फॉर्म में क्या होता है कि पेशेंट के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, मान लो पेशेंट के साथ अगर ऑपरेशन के टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स जानबूझकर ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है यहाँ पे, ये ज़रूरी है कि कंसेंट लेना ज़रूरी। तो यहाँ पे उस प्रोफेशन का कमिटमेंट होता है कि आप पब्लिक में उसको डालने से पहले उसको साइन करें। देन टू आउटलाइन द मेजर एथिकल कंसिडरेशन ऑफ द प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी मेजर एथिकल कंसिडरेशंस होते हैं उनको हाईलाइट करना, उनको आउटलाइन करना या उनको जानना। टू प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, जो भी आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, देखिए पर्सनल बिहेवियर कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है वो अच्छा होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है टू गाइड द प्रोफेशन इन सेल्फ रेगुलेशन। प्रोफेशन को रेगुलेट करना, प्रोफेशन को चलाना, उसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई होती है, तो ये भी उसके एथिकल जो कोड ऑफ एथिक्स है उनके फंक्शंस में आता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो दो में डिवाइड है, इंटरनेशनल और इंडियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स की। An international code of ethics for nurse was first adopted by the International Council of Nurses in 1953। 1953 के अंदर सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा। इसके बाद इसको रिवाइज किया गया था और इसको रिअफर्म किया गया था 2005 के अंदर। इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स आते हैं, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर 5 प्रिंसिपल्स आते हैं। अब वो 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रोफेशन एंड नर्सेज एंड सोसाइटी। इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं नर्सेज एंड पीपल। द नर्स प्राइमरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल रिक्वायरिंग नर्सिंग केयर, यानी कि उन लोगों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। In providing care, the nurse promotes the environment in which the human rights, values, custom and spiritual belief of an individual, family and community are respected। नर्सेज के द्वारा ऐसी केयर प्रोवाइड करना जिसमें इंडिविजुअल के जो भी राइट्स हैं, उनके जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी कस्टम्स है, जो भी उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना या उसकी इज्जत करना। यानी कि कोई भी केयर या कोई भी प्रोफेशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी इंडिविजुअल के मॉरल को, वैल्यूज़ को, उनके राइट्स को, उनके कस्टम को या उनके स्पिरिचुअल बिलीफ को हर्ट करें। तो नर्सिंग प्रोफेशन में भी वही सेम चीज़ है कि आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो या पर्टिकुलर कम्युनिटी की हो या किसी फैमिली की हो। Next is the nurse ensures that the individual receives sufficient information related to the care and treatment। ये ज़रूरी है कि जब भी आप किसी पेशेंट को केयर दे रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो पेशेंट को जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसके लिए जानना ज़रूरी है, जिस लिमिट तक उसके लिए जानना ज़रूरी है, वो इन्फॉर्मेशन देने का काम भी नर्सेस का होता है। और ये इंश्योर होना चाहिए कि नर्सेस वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है द नर्स होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूज जजमेंट इन शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन नर्स कैरी कर रही है वो कॉन्फिडेंस के साथ करे, और अगर वो शेयर कर रही, पहली चीज़ तो शेयर करना नहीं है, लेकिन अगर वो शेयर कर रही है तो उतना ही शेयर करना है जितना ज़रूरी है किसी प्रोफेशन के अंदर। देन द नर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द सोसाइटी टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द पब्लिक। जो भी जनरल पब्लिक की जो भी नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको शेयर करना या उनको पूरा करना भी, ये भी नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दूसरा हम बात करते हैं नर्सेज एंड प्रैक्टिस। द नर्स कैरीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एंड फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूस लर्निंग। यहाँ पे नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है, जो भी वो कंटिन्यूस वो करती है, जो भी मेंटेन कर रही है। देन नेक्स्ट है द नर्स मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ सच एज द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। जो भी नर्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसको किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। द नर्स यूजेस जजमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे नर्स का काम है कि जज करना कि जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है रिगार्डिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, उसको वो किस तरीके से पूरा करती है। देन नर्स मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल कंडक्ट विच रिफ्लेक्ट द प्रोफेशन एंड एनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस। उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना जो कि उसके प्रोफेशन के और जो पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है। द नर्स एंश्योर दैट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांसेस आर कंपैटिबल विद सेफ्टी, डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ पीपल। यहाँ पे नर्स को ये भी इंश्योर करना है कि जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट वो यूज़ कर रही है वो सेफ़ होना चाहिए, वो डिग्निटी, उसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए और वो लोगों के हित के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है नर्सेज एंड प्रोफेशन। द नर्स मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। जो नर्स का मेजर रोल है प्रोफेशन से रिलेटेड वो है डिटरमाइन और इम्प्लीमेंट करना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको डिटरमाइन करना। द नर्स इज़ एक्टिव इन डेवलपिंग अ कोर ऑफ रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज। जो भी रिसर्च बेस्ड प्रोफेशनल नॉलेज होती है उसको डेवलप करना, उसमें जो नर्स है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होती है। द नर्स पार्टिसिपेट्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेफ एंड इक्विटेबल एंड सोशल वर्किंग कंडीशंस। यहाँ पे नर्स जो है वो भी जो भी सोशल वर्किंग कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने में, उनको सेफ और इक्विटेबल बनाने में भी नर्स जो है वो रोल अपना प्ले करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं नर्सेज एंड कोवर्कर। द नर्स सस्टेन इन कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स इन नर्सिंग एंड अदर फील्ड्स। नर्सिंग फील्ड में या किसी डिफरेंट फील्ड में नर्सेज जो हैं वो दूसरे कोवर्कर्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाना। देन द नर्स टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू सेफगार्ड इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज व्हेन देयर हेल्थ इज एंडेंजर्ड बाय कोवर्कर्स और अदर। यहाँ पे एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी दूसरे कोवर्कर के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल की या फैमिली की या कम्युनिटी की किसी भी सेफ्टी पे बात आती है तो जो एक नर्स है वो यहाँ पे एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है नर्सेज एंड सोसाइटी पार्टिसिपेट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर सिटीजन्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो भी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना। रिकॉग्नाइज एंड परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप। जो भी नागरिक हैं उनकी ड्यूटीज़ को रिकॉग्नाइज करना एंड उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना। देन अवेयर ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन विच अफेक्ट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग। ऐसे रेगुलेशंस को, ऐसे लॉज के बारे में अवेयर होना जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन कोड ऑफ एथिक्स की। सो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला जो पॉइंट आता है इंडियन कोड ऑफ एथिक्स के अंदर वो आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अप्रिशिएट सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड नर्चर इट्स, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट रिफ्लेक्टिंग क्रेडिट अपॉन द प्रोफेशन, carries out responsibilities within the framework of the professional boundaries, accountable for maintaining practice standards by INC, accountable for own decision and action, compassionate, responsible for continuous improvement of current practice, provide adequate information to individual that allows them informed choices and practice healthful behavior। ये सारे ही पॉइंट्स जो है एक नर्स की प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं, जिसमें कि सिंपल शब्दों में बताया गया है कि नर्स को अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में पता होना चाहिए, उसे अपने आप को नर्चर करना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हैं वो उनको कैरी करना, कैसे अपने स्टैंडर्ड जो भी आईएनसी के द्वारा बनाए हुए स्टैंडर्ड्स उनके प्रति अकाउंटेबल होना, अपने एक्शन के प्रति अकाउंटेबल होना, अपने खुद के डिसीजन के प्रति अकाउंटेबल होना, अपने प्रोफेशन के प्रति कंपैशनेट होना और लगातार प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट करते रहना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना और इन्फॉर्मेशन जो भी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाना और जो भी हेल्पफुल बिहेवियर है उसकी प्रैक्टिस करना, ये सारे इसमें आता है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोवाइड केयर अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर उनके अकॉर्डिंग केयर को प्रोवाइड करना। देन ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विथ ह्यूमन डिग्निटी इन प्रोवाइडिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ केयर। जो भी इंडिविजुअल है या जो भी फैमिलीज है उनको पूरी डिग्निटी के साथ उनको केयर प्रोवाइड करवाना, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो या स्पिरिचुअल हो, सभी तरह की जो केयर है, क्योंकि होलिस्टिक केयर में आता है ये, तो उसकी केयर प्रोवाइड करवाना। Then respect individuals and families in the consent of traditional and cultural practice and discouraging harmful practice। इंडिविजुअल और फैमिलीज़ के जो भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको प्रैक्टिस करना और उनको बिल्कुल भी डिस्करेज या उनके साथ हार्मफुल प्रैक्टिस नहीं करना। प्रेजेंट रियलिस्टिक पिक्चर इन ऑल सिचुएशन फॉर फैसिलिटेटिंग ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़। जो भी रियलिटी है, पेशेंट को कभी किसी अंधेरे में या फॉल्स उसमें होप में नहीं रखना चाहिए, तो जो भी रियलिटी है उसके बारे में पेशेंट को अवेयर होना चाहिए ताकि पेशेंट जो है वो अपने हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन ले सके या जो भी फैमिली है वो अपने पेशेंट के बारे में डिसीजन ले सके। देन प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स इन केयर। पेशेंट के ही साथ साथ जो भी उसके रिलेटिव्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, क्योंकि पेशेंट को एनकरेज करने के लिए सिर्फ एक नर्स ही नहीं बल्कि जो उसके रिलेटिव्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। देन इंश्योर सेफ प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है उसको इंश्योर करना। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड IPR।
upholds the dignity of team members and maintain effectiveness and IPR with them. टीम मेंबर के साथ डिग्निटी को मेंटेन कर अपहोल्ड करना और आईपीआर को मेंटेन करना. देन अप्रिशिएट एंड नर्चर प्रोफेशनल रोल ऑफ टीम मेंबर्स. जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके काम को अप्रिशिएट करना और नर्चर करना. Cooperate with other health professionals to meet the needs of individual families and communities. जो भी इंडिविजुअल्स की या फैमिली की या कम्युनिटी की जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करना. Establish and maintain effective IPR with individuals, families and communities. Effective IPR के थ्रू इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटीज़ के द्वारा रिलेशन को स्थापित करना. Then valuing human beings. Take appropriate action to protect individual from harmful unethical practice. कोई भी प्रैक्टिस जो अनएथिकल है उससे इंडिविजुअल्स को या फैमिलीज़ को या कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना. कंसिडर रेलिवेंट फैक्ट्स वाइल टेकिंग डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल. पेशेंट के हित में जो भी बेस्ट उसके लिए है उससे रिलेटेड डिसीजन लेते टाइम सारे फैक्ट्स को कंसिडर करना. Encourage and support individuals in their right to speak for themselves on issues affecting their health and welfare. हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड इंडिविजुअल्स के जो भी राइट है, बोलने के जो राइट है, वो अपने हित में जो बोल सकता है उसको एनकरेज करना और उसको सपोर्ट करना. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. Ensure appropriate allocation and utilization of available resources. ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है. Participate in supervision and education of students and other formal care providers. जब एजुकेशन की बात आती है तो उसमें पार्टिसिपेट करना ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सके या जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके, उनको सही सुपरविजन दिया जा सके. Uses of judgment in relation to individual competence by accepting एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जजमेंट करना लेकिन किस बेसिस पर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के बाद, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अलग अलग लोगों में डिवाइड करने के बाद और अपने जजमेंट का यूज़ करना. देन फैसिलिटेट कंड्यूसिव वर्क कल्चर इन ऑर्डर टू अचीव इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स. जो भी एक कंड्यूसिव वर्क कल्चर होता है उसको फैसिलिटेट करना इंस्टीट्यूशंस के अंदर. पार्टिसिपेट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल में पार्टिसिपेट करना. पार्टिसिपेट इन इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज. नर्सिंग सर्विसेज के में जब इवैल्यूएशन होता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना. देन पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन फॉलोइंग द इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी. जो भी इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी होती है उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना. नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एडवांसमेंट. एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय परस्यूइंग द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना. कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना. पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी केयर. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अपडेटिंग ओन नॉलेज एंड competencies. contributes to the core professional knowledge by conducting and participating in research program. अब हम चलते हैं लीगल कंसिडरेशंस की तरफ. तो लीगल कंसिडरेशंस सबसे पहले बनाए गए थे 1903 के अंदर. इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 1947 के अंदर इसको बनाए थे और 57 में इसको पूरे देश में इसको लागू किया गया था. अब लीगल का इम्प्लीकेशंस के अंदर अलग अलग टर्म्स आती हैं. वो क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्ट्स. टॉर्ट्स आर वायलेशन ऑफ पर्सनस प्राइवेट राइट्स. अगर किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, उसे हम टॉर्ट्स कहते हैं. मेडिकल लैंग्वेज या लीगल टर्म की मैं बात करूं तो उसे टॉर्ट्स बोला जाता है. असॉल्ट अकर व्हेन अ पर्सन पुट्स अनदर पर्सन इन फियर और हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट. अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को थ्रेट किया जा रहा है, उसे डराया धमकाया जा रहा है, उसके साथ ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट बनाया जा रहा है, उसे गाली गलौज की जा रही है, तो उसे हम असॉल्ट कहते हैं. बैटरी, इट इज़ एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ अनदर्स बॉडी विदाउट द अदर कंसेंट. बैटरी उस चीज़ को कहा जाता है जब बिना किसी की परमिशन के आप अननेसेसरी किसी की बॉडी को टच करते हैं. जैसे ये अक्सर कई बार बसों में, ट्रेनों में महिलाओं के साथ देखा जाता है, फीमेल्स के साथ देखा जाता है कि अननेसेसरी कुछ लोग होते हैं जो उनके बिना कंसिडरेशन के, बिना उनकी परमिशन की उनकी बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं.
देन नेग्लिजेंसी डिस्क्राइब एज अ लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। नेग्लिजेंसी यानी कि जब आप किसी चीज़ जब हेल्थ केयर किसी पेशेंट को दे रहे हो उसकी केयर पे आप ध्यान नहीं दे रहे, प्रॉपर अटेंशन जो मिलना चाहिए पेशेंट को वो नहीं दे रहे हैं। माल प्रैक्टिस फेलियर टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल केयर विच रिजल्ट्स इन हार्म टू अनदर पर्सन। ऐसी कोई केयर देना जिससे कि दूसरे व्यक्ति को या पेशेंट को नुकसान हो सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, या आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हो या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो केयर देते टाइम, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को यानी कि पेशेंट को नुकसान हो रहा है, तो उसको हम माल प्रैक्टिस बोलते हैं। फ्रॉड इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डेलिब्रेट डिसिप्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अनलॉफुल गेन्स। जब अपने फायदे के लिए किसी सामने वाले का नुकसान करना उसे बोला जाता है फ्रॉड। False imprisonment it occurs when a client is not allowed to leave a healthcare facility without any legal justification to detain the client। बिना किसी वजह के पेशेंट को बांध के रखना या उसको जाने की परमिशन ना देना, जबकि कोई इसका लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, किस कारण से रोका हुआ या क्यों बांधा हुआ है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर पेशेंट को जाने से रोका जाता है या पेशेंट को ज़बरदस्ती बांध के रखा जाता है जब तक कि फर्दर नोटिस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। Invasion of privacy it includes violation of confidentiality of client's private information and sharing to the other person। ह्यूमन राइट्स में आता है, पेशेंट के राइट्स में आता है कि जब आप पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हो बिना किसी की परमिशन के, बिना हायर अथॉरिटी की परमिशन की, तो उसको बोला जाता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब इसका दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन बनता है टॉर्ट्स मीन्स। तो मैंने पहले भी बताया था, हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आप स्लाइड नंबर 36 के अंदर देख सकते हो। वायलेशन ऑफ पर्सनस प्राइवेट राइट्स, जब पर्सन के प्राइवेट राइट्स को वायलेट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टॉर्ट्स। अब बात करते हैं हम रेगुलेटरी बॉडीज़, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो सबसे पहले आती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है, और ये 1947 के अंदर सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई थी। इसके गोल्स हैं टू अकम्प्लिश एंड एवेलुएट फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन फॉर द ऑक्सिलरी नर्सेज, मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको अकम्प्लिश करना, उसको एवेलुएट करना, नर्सिंग एजुकेशन फॉर द नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ऑक्सिलरी नर्सेस को, मिडवाइफ्स को और हेल्थ विजिटर्स को। टू रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड नर्सेज एंड मिडवाइफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट नर्सिंग कोर्सेज, डिफरेंट नर्सिंग कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करवाना ताकि जो है रजिस्टर्ड नर्सेज और मिडवाइफ्स जो हैं वो इनके बारे में जान सकें। टू प्रोवाइड अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रिसोर्स, तो ये भी पता है कि ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, तो चाहे इंडियन नर्सेज हो या फॉरेन नर्सेज हो तो उनके रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना। टू फ्रेम द नर्सिंग सिलेबस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर नर्सिंग प्रोग्राम के लिए जो भी सिलेबस है, जो भी रूल्स रेगुलेशन उनको फ्रेम आउट करना। टू प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एग्जामिनिंग बोर्ड्स एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो भी नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या एग्जामिनिंग बोर्ड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उनको प्रोवाइड करवाना। देन अमेंडमेंट ऑफ INC, अ प्रपोजल टू बी सेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। सबसे पहले क्या जाता है, प्रपोजल भेजा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। द अबव मिनिस्ट्री विल कंसल्ट द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, फिर वो जो मिनिस्ट्री है यानी जो हेल्थ और वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो कंसल्ट करती है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। इट विल देन गो टू द कैबिनेट, फिर ये जो भी प्रपोजल है वो जाता है लीगल सेल के अंदर यानी कैबिनेट के अंदर। When it is approved by the cabinet, it will be placed before the लोकसभा, तो जब ये कैबिनेट में अप्रूव हो जाता है उसके बाद इसको भेजा जाता है लोकसभा में। When the amendments are approved by लोकसभा एंड राज्यसभा, then it will be gazetted and notified, और जब वो अप्रूव्ड हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, फिर इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। फंक्शंस ऑफ INC, रिकॉग्नाइज नर्सेज एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ हेल्थ सर्विस, नर्सेज को एक सेपरेट हेल्थ सर्विस की सेपरेट ब्रांच के तौर पे रिकॉग्नाइज करना। रेगुलेट्स नर्सिंग ट्रेनिंग एंड सेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्सेज थ्रू आउट ऑफ द कंट्री,
जो भी नर्सिंग ट्रेनिंग है, जो भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं, वो थ्रू आउट द कंट्री उनको लागू करना। कंस्ट्रक्ट सिलेबस फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम, जितने भी नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें जो भी सिलेबस आता है उनको कंस्ट्रक्ट करना, ये भी आईएनसी का ही काम होता है। परमिट्स, टाइटल, बैजेस, यूनिफॉर्म्स फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज, रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए जो टाइटल देना या बैज देना, यूनिफॉर्म्स देना, यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करवाना, ये भी आईएनसी का ही काम होता है। विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, अगर किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उनकी मान्यता रद्द करना भी आईएनसी के अंडर में ही आता है। टू रेगुलेट नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करवाना। पावर टू मेक रेगुलेशंस, किस तरीके से रेगुलेट करना है किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट को या हॉस्पिटल को, हेल्थ फैसिलिटी को, उसकी भी पावर आईएनसी के पास होती है। देन मेंटेनेंस ऑफ इंडियन नर्सेज रजिस्टर, जितनी भी इंडियन नर्सेज हैं उन सब का रजिस्टर मेंटेन होता है आईएनसी के अंदर। इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर नर्सिंग, तो जितने भी नर्सिंग स्कूल्स हैं या नर्सिंग कॉलेजेस हैं, टाइम टाइम पे उनका इंस्पेक्शन भी, ये भी आईएनसी के अंडर में ही आता है। अब हम बात करते हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल की। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो कि 1926 में फॉर्म हुई थी, और इसका जो मेन काम होता है वो ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस को कंट्रोल करना, साथ में लाइसेंस इशू करवाना क्वालिफाइड नर्सेज को। अ लाइसेंस इशूड बाय काउंसिल प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू द पब्लिक दैट द नर्स हैज़ मेट प्रीडिटरमाइंड। लाइसेंस प्रोवाइड करवाने का मतलब ये है कि जो नर्स है उसने अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट किया है और वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जानती है। फंक्शंस क्या क्या है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैरीड आउट आफ्टर एडमिशन इन बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम, नर्सिंग प्रोफेशन में एडमिशन लेने के बाद, नर्सिंग जो भी प्रोग्राम उसमें एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन को कैरी करना। एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड फॉर डिफरेंट कोर्सेज, जो भी पूरे साल के दौरान जो भी डिफरेंट कोर्सेज होते हैं उनके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना। इंस्पेक्शन करवाना, जो डिफरेंट इंस्पेक्शंस होते हैं उनको इंस्पेक्ट करना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको इंस्पेक्ट करना, उनको रिकॉग्निशन देना या फिर उनकी मान्यता को रद्द करना, छीनना भी एसएनसी का फंक्शन होता है। मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नर्सेज, डिफरेंट रजिस्टर्स को, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज की जो नर्सेज होती है, लाइक मिडवाइज हो गई, ऑक्सिलरी नर्स हो गई या बीएससी नर्सेज हो गए, तो उनके डिफरेंट रजिस्टर को मेंटेन करना भी एसएनसी के अंडर में आता है। देन इशू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स फॉर लॉस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो जाता है तो उस टाइम पे जो डुप्लीकेट्स हैं उसको प्रोवाइड करवाना भी है, उसको इशू करना भी एसएनसी के अंडर में आता है। एडिशनल क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने नर्सिंग के बाद अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल की है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर ही, तो उसको भी वेरीफाई करवाना और उसको भी रजिस्टर्ड करना। देन रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन भी होता है, अब्रॉड वेरिफिकेशन भी होता है, अगर कोई बाहर जाना चाहता है या बाहर से कोई आना चाहता है तो उनका भी वेरिफिकेशन होता है। देन पब्लिकेशन, डिफरेंट कोर्स को पब्लिकेट करना या जो भी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, उनको पब्लिकेट करना। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस को कंस्ट्रक्ट करना, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और रिसर्च में हेल्प करना। अब इसका भी एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन बनता है, वो है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एसएनसी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे सारे ही काम जो है वो एसएनसी के द्वारा होते हैं। अब करंट ट्रेंड्स और इश्यूज़ क्या है नर्सिंग के अंदर, तो जैसे कि नर्सिंग शॉर्टेज, नर्सिंग प्रोफेशन की या नर्सिंग स्टाफ की हर जगह शॉर्टेज होती है, हम सब जानते हैं। पेशेंट को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड तभी होगा जब उसकी क्वालिटी केयर उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन मैनेज्ड केयर को मैनेज करा। ट्रांसकल्चरल नर्सिंग, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर या कल्चर के अंदर नर्सिंग को प्रमोट करना। नेशनल पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन एज, जेनेटिक्स, ग्लोबलाइजेशन ऑफ हेल्थ, एजिंग पॉपुलेशन, लीगल एंड एथिकल इश्यूज, टेररिज्म, बायो टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे ही जो है करंट ट्रेंड्स में आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बैंक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस कोर्स ऑफ नर्सिंग वैल्यू दैट इनवॉल्व प्रमोटिंग गुड हेल्थ, कांसिडर बेनिफिशियंस, वैल्यूज, मॉरल फ्रेमवर्क एंड कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड प्रोफेशनल आर एंड मॉरल डिसीजन इन विच फॉलोइंग वेज। तो इसका आंसर है डी, द नर्स इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू द नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स इवन इफ नर्सेस वैल्यूज आर डिफरेंट। Then third, when an ethical issues arise, one of the most important nursing responsibilities in managing client care situation in which of the following
be able to defend the morality of one's own action, which is a clear violation of the principles of professional ethics. When asked about medication, a nurse says, I never took them up. I just gave what is prescribed. The nurse who fails to remove a patient from an unsafe situation has violated which principle? Beneficence. The nurse who respects the patient's right to refuse treatment in following which bioethical principles? Autonomy. The nurse understands the ANA code of ethics for nurses when she identifies which statement as incorrect. The code of ethics for nurses is applicable to most practice settings. For the RN to practice ethical decision making, it is most important for her to accurately assess a situation. The nurse threatens to place a verbally abusive patient in restraints. The patient could press charges against the nurse for which of the following? Assault. The nurse has an adequate understanding of a tort when she makes which statement? A tort is legal wrong committed against another person or their property. So these are 10 questions related to this video. So this is all about nursing as a profession. यदि वीडियो से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं ताकि आपकी परेशानी को दूर किया जा सके। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।